हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच ग्रो। सो आज हम इस वीडियो के अंदर 2017 केवीएस पीजीटी मैथ पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये जो है इस सीरीज का पार्ट 5 रहने वाला है। पहले ही 4 पार्ट हमने अपलोड कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। और जो अगर आपने स्टार्टिंग के पहले जो पहले 4 पार्ट है वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को जाके देखो। उसके बाद इस वाली वीडियो को देखो। वहां पर हमने 101 क्वेश्चन नंबर से 180 क्वेश्चन नंबर तक सभी क्वेश्चन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम 181 क्वेश्चन नंबर से लेके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है इसके अंदर, कहते हैं द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल्स टू व्हाट। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहां पर जो कोफिशिएंट आएंगे, देखो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, 1 माइनस, एक मिनट भाई, 1 माइनस एक्स की पावर 10 है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो कैसे आएगा, 10c0 इंटू माइनस है तो बीच में अल्टरनेट साइन चलेंगे, 10c0 इंटू एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 10c1 एक्स की पावर 1 प्लस 10c2 एक्स की पावर 2 माइनस, ऐसे चलता जाएगा। और एंड में क्या होगा भाई, एंड में प्लस आएगा 10c10 एक्स की पावर 10। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स यहां पे क्या है, 10c0 10c0, फिर अगला है माइनस 10c1 उससे अगला प्लस 10c2, फिर माइनस 10c3, फिर ऐसे ही चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, प्लस 10c10 तक ये जाएगा। अब यहां पर ये जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, अगर सबके बीच में प्लस का साइन होता तब तो इन सब का सम कितना हो जाता, 2 की पावर n, n की जगह 10 है तो 2 की पावर 10 हो जाता। लेकिन यहां पर अल्टरनेट साइंस है। कैसे साइंस है, अल्टरनेट। तो यहां पर क्या होगा, जो यहां पर ऑड टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट है उनका सम और इवन टर्म के जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है उनका सम यहां पर इक्वल होता है। प्रॉपर्टी है 1 प्लस एक्स की पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर ओड टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट का सम एंड इवन टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट का सम क्या होता है, इक्वल। मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 डैश डैश डैश, ये चीज इक्वल है nc1 प्लस nc2 प्लस nc, सॉरी 1 के बाद 3, ऑड 3, फिर 5 प्लस nc7 एंड सो ऑन। तो मतलब ऑड टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट का सम और इवन टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट का सम क्या है, इक्वल है। तो यहां पे देखो क्या होगा, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 10c0 प्लस 10c2 प्लस 10c4 प्लस 10c6 प्लस 10c8 प्लस 10c कितना, 10, 10c10। तो 0 2 4 6 8 10, मैक्सिमम 10 तक ही जाना है यहाँ पे। और जिसके अंदर आर ऑड है उनका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लो। कितना आएगा, 10c1 10c1 प्लस 10c3 प्लस 10c5 प्लस 10c7 प्लस 10c9, ये आपस में इक्वल है। क्या है ये, इक्वल है। तो इवन टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम एंड ऑड टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इक्वल है। तो ये आपस में कैंसल होके कितना आंसर देंगे, 0 आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर
सेकंड इसका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट 182, द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, दो ज्योमेट्रिक मीन पूछते हैं बिटवीन 1 एंड 64। देखो 1 एंड 64 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन जो होंगे, अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में डालोगे तो कंप्लीट हमें क्या मिलने वाली है, जीपी मिलने वाली है। मान लो क्या 1 और 64 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन 1 एंड 64 ही हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। क्या ये जीपी बनेगी? 1 बाय 1 1, 64 बाय 1 64, रेशो ही सेम नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो काट ही दो। जीपी बननी चाहिए ना कंप्लीट। क्या 1 एंड 64 के बीच में 8 एंड 16 ज्योमेट्रिक मीन हो सकते हैं क्या? 1 एंड 64 के बीच में 8 एंड 16 जीपी बन रही है क्या? जीपी चेक करो। 8 बाय 1 8, 16 बाय 8 8 दूनी 16, यहां से भी जीपी नहीं बन रही, रेशो सेम नहीं आ रहा, ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट के अंदर देखो 1 एंड 64 के बीच में 4 एंड 16 ज्योमेट्रिक मीन हो सकते हैं क्या? ज्योमेट्रिक मीन अगर है तो जीपी बननी चाहिए। तो 4 बाय 1 4, 16 बाय 4 4, 64 बाय 16 4, रेशो सेम है तो जीपी बन रही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है वो दो ज्योमेट्रिक मीन, जस्ट बाय ऑप्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्रिक मीन है गिवन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी तो कंप्लीट हमें जीपी मिलनी चाहिए ना, जीपी मिलेगी तो कॉमन रेशियो सेम आएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 183 में देखो क्या है, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या होगी। देखो मिडल टर्म का क्या कंसेप्ट है, अगर हमें एक एक्सपेंशन दे रखी है a प्लस बी की पावर n, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी n प्लस 1, यही बात है। अब ये जो n प्लस 1 है, यहां पे दो केसेस बनते हैं भाई, या तो n प्लस 1 ऑड होगा या फिर n प्लस 1 क्या होगा? इवन होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म के ऊपर बात होती है, पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगी, n प्लस 1 होगी। अगर ये n प्लस 1 ऑड है, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो सिर्फ एक ही मिडल टर्म हमें मिलने वाली है, ओनली वन मिडल टर्म, ओनली वन मिडल टर्म होगी। और n प्लस 1 अगर इवन है तो आपको दो मिडल टर्म मिलेंगी, टू मिडल टर्म्स, दो मिडल टर्म आपको मिलने वाली है। और ओड वाले केस में जो एक मिडल टर्म होगी वो कौन सी होगी भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 बाय 2th टर्म, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी है उसके अंदर एक जोड़ दो, दो से डिवाइड। अब इवन वाले केस में जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो दो मिडल टर्म कौन कौन सी होगी? देखो अब n प्लस 1 इवन है तो दो दो से डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो मिडल टर्म ये हो जाएगी और दूसरी कौन सी होगी? जस्ट इससे नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th। अब यहां पर ये जो दो मिडल टर्म हमें मिलेंगी ना, दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा, इन दोनों मिडल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो यहां पे देख लो भाई, n की जगह कितना है? n की जगह यहां 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी? n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11, 11 क्या है? ऑड, ऑड है तो ओनली वन मिडल टर्म, ओनली वन मिडल टर्म। तो वो जो मिडल टर्म होगी वो कौन सी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 बाय 2, तो 11 प्लस 1 बाय 2 कितना? 11 प्लस 1 12, 12 बटे 2 6, मतलब 6th टर्म जो आएगी वो मिडल टर्म होगी, 6th टर्म। अब 6th टर्म निकाल लो, T6 कैसे निकालोगे? T6 को पहले लिखो r प्लस 1 की फॉर्म में, 6 को लिख दिया 5 प्लस 1, तो n की जगह 10 है तो 10 CR, r मतलब 5, x की पावर 10 माइनस 5 5 इंटू 1 बाय x की पावर, पूरे की पावर 5 करोगे तो 1 की पावर 5 5 और नीचे x की पावर 5,
ये कट जाएगा तो 10C5 अपने पास मिडल टर्म आ जाएगी। 10C5 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट 184 क्या है? ये भी बाइनोमियल थ्योरम से ही क्वेश्चन है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन हमें दे रखी है। क्या है एक्सपेंशन? 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की होल पावर कितनी है? 9 है। तो हमें यहां पे वो टर्म निकालनी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर उसके अंदर 0 कितनी हो? 0। तो सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म निकाल के आर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि वो टर्म एक्चुअल में होगी कौन सी। जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं, r+1 tr+1 इक्वल्स टू n की जगह है 9, तो 9CR 3/2 एक्स स्क्वेयर की पावर 9 माइनस आर इंटू, अब यहां पे माइनस भी है भाई, तो चलो इकट्ठा ही कर लेते हैं, बीच में प्लस लेके माइनस इसके साथ ले लो, तो -1/3 एक्स की पावर आर। ठीक है, अब 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस आर अलग कर दो, और x की पावर कितनी बनेगी? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 9 18 माइनस 2r, और -1 की पावर r डिवाइड बाय 3 की पावर r अलग कर दो, और x की पावर r अलग कर दो। x की पावर्स कंबाइन कर लेते हैं, 9CR और 3/2 की पावर 9 माइनस आर इंटू -1 की पावर r डिवाइड बाय 3 की पावर r। देखो x की पावर कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा? इसको ऊपर लेके जाओ, -r पावर हो जाएगी, तो -2r माइनस r माइनस 3r, तो x की पावर 18 माइनस 3r, ये हो जाएगा। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो x की पावर कितनी होगी? 0। तो यहां पर x की पावर जो आई है 18 माइनस 3r, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 3 6 18, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। r 6 आया है तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी? tr+1। r+1 मतलब सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। कई बार सिर्फ टर्म भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे तो टर्म नहीं पूछी है, उस टर्म की वैल्यू पूछी है ना। तो सिर्फ टर्म पूछते, तो r की वैल्यू अगर 6 है तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है? r+1 मतलब 6+1 सेवंथ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, r की जगह पुट कर दो 6, तो r की जगह 6 पुट करोगे, 9C6 3/2 की पावर 9 माइनस 6 इंटू -1 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 6, कितना आएगा ये देखो। 9C6 को हम लिख सकते हैं 9C3 इंटू, और 9 माइनस 6 कितना आएगा? 3, तो 3 की पावर 3 ऊपर और नीचे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगी, -1 की पावर 6 +1 डिवाइड बाय 3 की पावर 6, कितना आएगा भाई? ये 3 की पावर 3 कैंसिल कर दो, नीचे 3 पावर कम हो जाएगी, तो ये कितना हो गया? 9C3 है तो ऊपर 3 फैक्टर, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू 3 6 माइनस 3 3, 3 की पावर 3 27, ये आ जाएगा। अब देखो 8 से 8 कट जाएगा, अब 7 3 नहीं, तो यहां से 3 3 9, 3 3 9 और 3 9 27, कुछ एक्स्ट्रा ना कट गया हो। ऊपर बचा अपने पास 7 और नीचे कितना? 2 इंटू 9, तो 2 9 18, 7/18 अपना इसका आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? पहले जनरल टर्म से हमने वो टर्म निकाल ली कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, मतलब आर की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, आर की वैल्यू निकाल ली तो यहां पुट कर दो, वो टर्म आ जाएगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट 185 क्या है भाई इसके अंदर? थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन, यहां लिख देता हूं मैं। इफ x कॉमा 2x प्लस 2 कॉमा 3x प्लस 3 आर इन जीपी, ये किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। देन फोर्थ टर्म T4 क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑप्शन है भाई? ऑप्शंस क्या है इसके? 27, आई थिंक ये दूसरा -27 है, चलो देख लेते हैं फिर भी। 27 और ये आई थिंक -27 है, और ये 27/2 है, और ये -27/2 है। देख लेंगे भाई, ठीक है। अब ये जीपी के अंदर है, तो जीपी में है तो जीपी की क्या कंडीशन है भाई? अगर कोई 3 नंबर, देखो अगर कोई 3 नंबर ए बी सी अगर जीपी के अंदर है तो क्या होगा? बीच वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पे इस कंडीशन का इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की। तो वो 3 नंबर जीपी में है तो मतलब बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। देखते हैं, तो होल स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू 4, 2 ए भी करना है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x, और यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर, 8x माइनस 3x, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 + 1 5, 4 इंटू 1 4, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 नहीं प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ रही है -1 और दूसरी वैल्यू आ रही है -4। अब चेक करो क्या दोनों x की वैल्यू पॉसिबल है क्या? देखो x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं x की वैल्यू क्या लेते हैं? -1, तो जीपी क्या बनेगी अपने पास? x की जगह -1 कॉमा, तो -1 लिया तो -2 + 2 0, -2 + 2 0। अब देखो जीपी की कोई टर्म 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जीपी की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीपी की कोई टर्म 0 हो गई तो हम रेशो कैसे निकालेंगे? 0 से तो हम डिवाइड करवा ही नहीं पाएंगे। तो -1 तो आप काट ही दो, -1 नहीं होगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, x की वैल्यू कितनी होगी? -4। -4 से आप क्या करो? जीपी निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म इस जीपी की क्या आ जाएगी? -4। नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी? -4 इंटू 2 माइनस का 8, -8 प्लस 2 माइनस का 6, तो माइनस का 6, और नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी? 4 × 12, माइनस के 12 प्लस 3 माइनस के 9। तो जीपी की वो 3 टर्म अपने पास ही आ जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशो निकाल लो। कैसे? कॉमन रेशो कितना आ जाएगा? 6/4, 6/4। हमें क्या निकालना है? T4। T4 कैसे निकालोगे? जीपी के अंदर nth टर्म का फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1। a अपने पास है -4, T4 निकालना है ना, तो T4 इज इक्वल्स टू -4 इंटू कॉमन रेशो अपने पास आया है 6/4, या और छोटा कर लो इसको, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3/2, तो 3/2 की पावर 4 - 1, -4 इंटू -4, आंसर नेगेटिव ही आएगा भाई, -4 इंटू 3/2 की पावर 4 - 1 3,
-4 इंटू 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 27/2, -27/2 ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या है नेक्स्ट के अंदर 186 में इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड एपी के अंदर है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लोगे तो आपका क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाएगा। कैसे? तो इसने बोला है कि एक्स वाई जेड एपी के अंदर है। अब एक्स वाई जेड के ऊपर कोई कंडीशन थोड़ी डाली है इसने, तो वो एक्स वाई जेड तो कोई भी 3 नंबर हम एपी के अंदर ले सकते हैं। तो सबसे आसान ऐसे 3 नंबर उठा लो जो कि एपी के अंदर हो और उनके हिसाब से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो मैच हो जाए वो आंसर आ जाएगा। सबसे आसान एपी कौन सी रहेगी? कांस्टेंट एपी ले लो, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू 1 ले लो, जेड की वैल्यू 1 ले लो। तो 1, 1, 1, ये वो 3 नंबर हैं जो कि किसमें है? एपी के अंदर। कांस्टेंट एपी भी तो कोई चीज होती होगी। कांस्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। एपी है ये। अब एपी है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो भाई, जिसकी निकलवा रहे हैं। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1, तो यहां 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, यहां से कितना आएगा? कट जाएगा। 1 इंटू 1 1। तो इसकी तो वैल्यू अपने पास आ रही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम 1 लें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो जो ऑप्शन 1 नहीं देगा उसको हम काट सकते हैं। सही बात है। जो ऑप्शन 1 नहीं देगा उसको हम काट देंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एक्स वाई जेड की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? ये 8 माइनस 3 माइनस 4, तो कितना? -3 -4 माइनस का 7, 8 माइनस 7 1। ये 1 दे रहा है तो ये हो सकता है, हमें नहीं पता है या नहीं, हो सकता है। अगले को देखते हैं, ये कितना देगा? 4 + 3 7, नॉट इक्वल टू 1, तो काट दो, हमें तो 1 चाहिए। अगला 8 + 4 और माइनस का 3, तो 4 - 3 1, 8 + 1 9, नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी 1 नहीं दे रहा, इसको भी काट दो। अगला 8 - 3, 8 - 3 5, ये भी 1 नहीं दे रहा, तो इसको भी काट दो। सिर्फ एक ही ऑप्शन 1 दे रहा है यहाँ पे, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, और एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसकी कैलकुलेशन करनी आसान हो, तो वैसे तो 2 2 2 भी ले सकते हो, 3 3 3 भी ले सकते हो, लेकिन 1 1 1 में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान है, जल्दी हो जाती है, तो इसलिए ये बेस्ट है ना। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट 187 में इफ द प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर सच दैट देयर nth टर्म आर इक्वल, nth टर्म दोनों की इक्वल है, देन n इज इक्वल टू व्हाट? प्रोग्रेशंस हमें दे रखी है, चेक करो कि एपी है, जीपी है या फिर एचपी है। देखते हैं भाई। तो 3 प्लस एपी दिखाई दे रही है मुझे, तो 3 + 7 10, 10 + 7 17, और यहाँ पे 63 + 2 65, 65 + 2 67। ठीक, दोनों की दोनों एपी है। पहले वाली की, जो पहले वाली है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 है। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 10 - 3 7। और जो दूसरे वाली है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 63 है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 65 - 63 2। और गिवन है कि दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल है। दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल है। तो n की वैल्यू निकाल दो भाई। nth टर्म का फार्मूला a + n - 1 इंटू d1, a2 + n - 1 इंटू d2। a1 कितना? 3 + n - 1, d1 कितना है? 7। a2 63 है, प्लस n - 1, d2 कितना है? 2 है। ये कितना आएगा भाई?
3 प्लस 7n माइनस 7, 63 प्लस 12n माइनस, नहीं 12 थोड़ी है, 2 है, तो यहां पे 63 प्लस 2n माइनस 2, देख लो भी कितना आएगा ये 7n, 3 माइनस 7 माइनस का 4, 63 माइनस 62, 61 प्लस 2n, तो 7n, इसको यहां लेके आओगे, 7n माइनस 2n 5n, माइनस 4 को दूसरी तरफ, तो 61 प्लस 4 65, तो n की वैल्यू कितनी 65 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा भाई 13×5 = 65 होता है, तो n की वैल्यू अपने पास 13 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, the AM, GM and HM between two positive number A and B are equal, तीनों के तीनों इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हैं। रिजल्ट है भाई AM, GM, HM ऑफ या फिर बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर A and B are equal only if A equal to B। अगर A और B इक्वल है, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर AM, GM एंड HM इक्वल हो सकते हैं। A और B अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हैं तो AM, GM एंड HM तीनों के तीनों कभी एक साथ इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 189, if one root of the equation this is 2 minus iota, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसके दो ही रूट्स पॉसिबल है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, है ना। एक रूट इसने दिया है 2 माइनस आइटा। अब एक बात बताओ, जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स are always exist in conjugate pair। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी इक्वेशन का अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है, किसी इक्वेशन का अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है, तो इसका जो कंजुगेट होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, वो भी उसी इक्वेशन का रूट बनेगा। तो एक रूट इसने दिया है 2 माइनस आइटा, दूसरा रूट क्या होगा इसका कंजुगेट, कंजुगेट क्या आएगा इसका 2 माइनस आइटा का कंजुगेट 2 प्लस आइटा, तो 2 प्लस आइटा भी इसका रूट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट, तो 190 में क्या है, इफ A and B are two odd integers then the roots of the equation this are rational, irrational, non real या फिर इक्वल। देखो A and B यहां पर odd integers है, odd integer है, बस इतनी सी बात है, और A आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, या नॉन रियल होंगे, या फिर इक्वल होंगे। कैसे होंगे, यहां पर हम इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। ए और बी कोई भी दो ऑड इंटीजर मान लो, और इसने कहीं पर भी स्टेटमेंट में ये नहीं बोला कि ए एंड बी डिफरेंट ऑड इंटीजर है, सेम भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ए एंड बी दोनों को मान लिया 1, क्योंकि 1 क्या है ऑड है, ऑड इंटीजर है, तो ए एंड बी मैं दोनों को 1 मान सकता हूं। स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं लिखा कि ए और बी अलग अलग है ना, तो मतलब ए एंड बी बोथ कैन बी इक्वल टू 1। तो ए और बी की इन वैल्यूज के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं। ए की जगह 1, तो ये बन जाएगा 2x², तो 1 पुट किया, 2 + 1 3,
3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लो भाई, कितने बनेंगे? 2 प्लस 1 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 1, 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 बाहर, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले से x की वैल्यू -1, दूसरे से x की वैल्यू -1/2। क्या दोनों ये जो दो रूट्स आए हैं क्या ये इक्वल हैं? क्या -1 एंड -1/2 इक्वल हैं? क्या नहीं है, काट दो। क्या नॉन रियल है? क्या ये रियल नहीं है? बिल्कुल रियल है भाई, ये तो नॉन रियल भी गलत हो जाएगा। क्या ये इरेशनल है? -1 एंड -1/2 इरेशनल भी नहीं है, तो क्या होंगे? रेशनल होंगे। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। -1 को लिख सकते हैं हम -1/1 की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर। -1/2 भी p/q की फॉर्म में है q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में क्या है? A rational number is a rational number in its lowest term can be expressed as a terminating decimal expansion if and only if the denominator has no prime factor other than। भाई ये तो 10th क्लास में रेशनल नंबर वाले चैप्टर के अंदर एज इट इज थ्योरम है। किसी भी रेशनल नंबर को इन इट्स लोवेस्ट टर्म हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब उसका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है सिर्फ 2 एंड -5 हो। मान लो कोई नंबर है अपने पास, रेशनल नंबर है p/q, तो क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसी टाइप की होनी चाहिए। तो मतलब रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 एंड 5 ही होने चाहिए। इनके अलावा अगर कुछ और है तो उस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगी। नॉन टर्मिनेटिंग, यहां अपने को कैसी चाहिए? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग चाहिए तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2 एंड 5 प्राइम नंबर ही आने चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, और दोनों ही आने चाहिए। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2 एंड 5 के अलावा हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। 2 एंड 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 एंड 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट, बच्चों वाला क्वेश्चन डाल रखा है भाई, ईच प्राइम नंबर हैज, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, तो ओनली 2 फैक्टर। थर्ड ऑप्शन। 193 में क्या है? इफ a इज इक्वल टू दिस देन a² - 5a क्या होगा? देखो a क्या दे रखा है, a एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 - 5 और -4 2। क्या गिवन है? a² - 5a निकालना है ना। ओके जी, तो हमें निकालना है a² - 5a, ये कितना होगा? तो a² निकाल लो पहले, 3 - 5 - 4 2 इंटू 3 - 5 - 4 2। करो भाई, रो टू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 9, -5 इंटू -4 +20, 20 + 9 29, और सेकंड कॉलम से 3 इंटू -5 -15 और -15, 5 दूनी 10, माइनस का 10, कितना? -25। ठीक है, नेक्स्ट में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4 इंटू 3, 4 3 12, माइनस के 12 और माइनस के 2 इंटू 4 8, माइनस के 8, माइनस का 20 आ जाएगा। नेक्स्ट
-4 इंटू -5 प्लस 20, 2 इंटू 2 4, 24। ये ए स्क्वेयर है और हमें निकालना है ये। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी, 29 -25 -20 24, और -5a मतलब -5 को ए के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ए ये है तो -5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 दिए 15, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस 25, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, -10। तो ये देख लो भाई, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर -5a के इक्वल है। इन दोनों को ऐड करो, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। 29 -15 कितना बनेगा, 9 5 14, इनको जोड़ोगे तो -25 + 25 0, यहाँ पे 20 - 20 0, 24 - 10 14, 14 को ले लो कॉमन, अंदर 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 4 इंटू आइडेंटिटी 14 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या है, कहते हैं मैट्रिक्स ए इज सच दैट, ए मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है कि ए स्क्वेयर 2a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, वेयर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन 4n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 या फिर 2 से ज्यादा है, तो a की पावर n किसके इक्वल होगा इनमें से। तो बेस्ट यही है कि आप n की वैल्यूज पुट करके देखो। देखो n की वैल्यू कम से कम 2 हो सकती है, लेकिन यहां पे अगर आप n को 2 पुट करके देखोगे ना, n को 2 पुट किया तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर की वैल्यू तो 2a माइनस आई के इक्वल है। ऑप्शन के अंदर आप n को 2 पुट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि n इक्वल टू 2 के लिए सारे ऑप्शन 2a माइनस आई ही देंगे, तो किसी भी ऑप्शन को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आप क्या करो, n को पुट करो 3, क्या पुट करोगे, n को 3 पुट करो। तो n को मैंने 3 पुट किया तो a की पावर n क्या बन जाएगा, a की पावर n a की पावर 3 बन जाएगा। a की पावर 3 को कैसे लिखोगे, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई इंटू a को अंदर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर माइनस आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आई इंटू a मैट्रिक्स a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी वाली मैट्रिक्स ही आ जाएगी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 2a माइनस आई, माइनस का a, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4a माइनस 2i माइनस a, 4a माइनस a 3a माइनस 2i। तो ये एक क्यूब की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एक क्यूब की। ऑप्शन के अंदर n को 3 पुट करो और जो ऑप्शन 3a माइनस 2i नहीं देगा उसको हम काट देंगे। यहां पे n को 3 पुट किया तो कितना देगा ये, 3a माइनस 3 में से गया 2, 3a माइनस 2i ये तो दे रहा है, तो ये मतलब ये हो सकता है। नेक्स्ट n को 3 पुट किया तो 3a माइनस आई, लेकिन अपने को तो 2i चाहिए, वहां पे काट दो। नेक्स्ट n की जगह 3, 3 में से गया 2, 2 की पावर 2 4, 4a माइनस 4a दे रहा है भी अपने को, तो 3a चाहिए, वैसे फिर भी आगे निकाल लेते हैं। 3 में से गया 2 माइनस 2i, अपने को 3a चाहिए था, यहां मिल रहा है 4a, काट दो। 3 में से गया 2, 2 की पावर 2 4, 4a माइनस आई, ये भी 3a माइनस 2i नहीं दे रहा, काट दो। सिर्फ एक ऑप्शन ही 3a माइनस 2i दे रहा है, तो वो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 195 में कहते हैं इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, देन दोज ऑफ ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0 आर। तो
पहली वाली इक्वेशन देखो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा है। तो अल्फा कॉमा बीटा देखो, जब भी रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात होती है तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया करो। तो यहां से सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। अब जो दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0, इसका क्या करो, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। सम ऑफ रूट किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ रूट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी बाय ए की वैल्यू, माइनस बी बाय ए की वैल्यू है ना अपने पास, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, हमें नहीं पता फिलहाल कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट आएंगे, मतलब दोनों रूट्स का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। यहां पे ऑप्शन के अंदर इसने रूट्स दे रखे हैं इस वाली इक्वेशन के, तो इनको जोड़ के देखो। जो ऑप्शन मतलब जिनका सम 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा नहीं आ रहा उसको हम काट देंगे, यही होता है ना, जिनका सम 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा उसको काट दो। इन दोनों का सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो अपने को तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा चाहिए, काट दो। अगलेगा सम -2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, माइनस की प्रॉब्लम है भाई, अपने को तो +2 चाहिए, इसको भी काट दो। इन दोनों का सम माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा, ये भी कट जाएगा, एक ऑप्शन बचेगा। इन दोनों का सम 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। तो एक ही ऑप्शन है जिनका सम 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, बाकी तीनों में से किसी का नहीं आ रहा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 196 क्या है देखो, कहते हैं इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू log 2 देन x इक्वल्स टू व्हाट। तो यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ भाई, n log m, क्या लिखोगे, log m की पावर n, तो log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log 2, log m माइनस log n, log m बाय n, ठीक है, इक्वल टू log 2। अब फैक्टर्स हम कर सकते हैं, ऊपर तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू log 2। तो एक प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू log 2, दोनों तरफ log है, log से log उड़ा दो तो क्या आ गया, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2x माइनस एक्स एक्स, तो माइनस 2 उस तरफ, प्लस का 2, 2 प्लस 1 3, तो x की वैल्यू 3 अपने पास आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, सिंपल लॉ की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन है, चलो इससे पहले एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। एक मिनट, अच्छा, तो यहां पे देखो भाई, चलो इसी को देख लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द लाइन
ax प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले वाली जो इक्वेशन लिखी है उसके अंदर दो लाइनों की इक्वेशन छुपी है, तो ये जो तीन लाइनें हैं, पहली इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली एक लाइन को, तो यहाँ पे टोटल अपने पास तीन लाइन है। तीनों की तीनों लाइन कैसी है? कॉन्क्रुएंट लाइन। कैसी लाइन है भाई? कॉन्क्रुएंट। अब ये कॉन्क्रुएंट लाइन क्या है? तीन या फिर तीन से ज्यादा लाइन को हम कॉन्क्रुएंट लाइन तब बोलते हैं जब वो तीनों के तीनों पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जब तीनों की तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर, तीनों की तीनों लाइन एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी, तब हम तीनों लाइन को कॉन्क्रुएंट लाइन बोलेंगे। अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पेयर ऑफ लाइन दे रखी है इससे मैं दोनों लाइनों की इक्वेशन सेपरेट करने वाला हूं। पेयर ऑफ लाइन क्या है? एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेपरेट कैसे करेंगे भाई? एक्स कॉमन लो, वाई माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन, वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वाई माइनस 1 बाहर, एक्स माइनस 1 बाहर, तो या तो y इक्वल टू 1 आएगा या फिर x इक्वल्स टू 1। तो पहले लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 1 है, दूसरी लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 है। यही बात है। अब तो तीनों के तीनों लाइनें कंक्रुएंट हैं। कंक्रुएंट हैं तो मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, है ना? तो मतलब ये तो y की वैल्यू 1 दे रहा है, ये x की वैल्यू 1 दे रहा है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा देखो, x की जगह नहीं भाई, हाँ ठीक है, y की वैल्यू भी है, x की जगह 1 पुट कर देते हैं और y की जगह भी 1 पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कंक्रुएंट लाइन का मतलब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट, अब एक बार एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, आगे वाला क्वेश्चन देखो एक बार। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करें, या तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो कुछ ऑपरेशंस वगैरह लगा के, या फिर क्या कर सकते हैं, यहां पे आप ए बी सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ले लो जिनसे कैलकुलेशन करना आसान रहे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी, वहां से ऑप्शंस के हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तीन वेरिएबल है यहाँ पे ए बी सी, तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1 मान ली, बी और सी को मैंने 0 मान लिया, बी और सी को क्या मान लिया? 0 मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, ये जो वैल्यू हम सपोज करते हैं ना, इस तरीके से सपोज करनी है कि इसकी वैल्यू निकल आए, मतलब डिफाइंड हो, कोई चीज नॉट डिफाइंड ना बने। तो सी प्लस ए बी, सी सी, ए प्लस बी, वैल्यूज पुट कर दो भाई, बी प्लस सी 0, ए 1 1, तो ये कितना आएगा? 0, सी प्लस ए 0 प्लस 1 1, और ये 0 0 0 1 प्लस 0 1। इसको क्या करते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू 0 मिलेगी भाई अपने को। क्या मिलेगी? वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 0 आ रही है। अगर ए बी सी की ये वैल्यूज हम लेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 0। तो जो ऑप्शन 0 नहीं दे रहा उसको हम काट देंगे। क्या कर देंगे? उसको काट देंगे। तो ए बी सी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यहां से बी प्लस सी, यहां से तो मेरे ख्याल कोई फायदा होने नहीं वाला अपने को। 1 प्लस जीरो, फोर्थ ऑप्शन तो कट जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी 0 देगा, थर्ड भी 0 देगा,
बी प्लस सी 0 इंटू दिस। पहले तीन ऑप्शन 0 दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन कटा है यहां से, फोर्थ ऑप्शन। तो क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2a, चलो इसको सॉल्व ही करते हैं फिर। डिटर्मिनेंट अपने पास दे रखा है b प्लस सी ए, b प्लस सी ए, और b c प्लस ए, b c प्लस ए b, और सी सी ए प्लस बी, सी सी ए प्लस बी। कैसे इसको एक्सपेंड करें? देखो क्या किया, तो यहां से C2 माइनस C3 कर दो, दो ऑपरेशन लगा दो। एक तो C1 के अंदर ऑपरेशन लगा दो, C1 माइनस C3, और एक ऑपरेशन लगा दो C2 के अंदर, C2 माइनस C3। क्या होगा देखो, ऑपरेशन है C1 एंड C2 के अंदर, C3 एज इट इज, A B A प्लस B। अब देखो क्या होगा, C1 माइनस C3, B प्लस C माइनस A, ओके, B माइनस B 0, C माइनस माइनस अंदर तो माइनस B, C2 माइनस C3, A माइनस A 0, C प्लस A माइनस B, और यहां पर C माइनस A माइनस B। ये आ रहा है भाई। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा ये? एक्सपेंड अगर हम इसको करें तो यहां से कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं क्या हम? ए बी सी को आप 1 1 लेके देखो, ए बी सी को 1 1 लेके देखते हैं क्या बनेगा। ये देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 1, 0 1 0, 1 प्लस 1 माइनस 1 1 1, और 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना बचेगा, माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और 1 प्लस 1 2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखो R1 से अगर एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 2 माइनस माइनस प्लस, और 0 के अलोंग छोड़ो, प्लस 1 इंटू, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, माइनस नहीं 0 माइनस माइनस प्लस 1, कितना आ गया 3, और प्लस 1 4। तो ए बी सी तीनों को अगर 1 लेते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो जो ऑप्शन 4 नहीं दे रहा उसको काट दो। ए बी सी तीनों को 1, तो वैल्यू कितनी 4, तो तीनों को 1 पुट किया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1, वैल्यू आएगी 1 विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये कट जाएगा। नेक्स्ट ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, अपने को चाहिए था 4, नॉट इक्वल टू 4, काट दो। ए बी सी तीनों को 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना 4 दे रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पुट करके भी आप कर सकते हो भाई, इसको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो 1 0 0 तो चलो काम नहीं किया, उससे सिर्फ एक ही ऑप्शन कैंसिल हो पाया। अगर तीनों को 1 1 1 ले लेते हो तो पहले ही कैंसिल हो जाता। अब आगे देखो 200, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक डिटर्मिनेंट अपने को दे रखा है डेल्टा इक्वल्स टू 5 15 माइनस 25 7 21 30 8 24 42। अब देखो इस तरह के जो डिटर्मिनेंट होते हैं ना, ऑलमोस्ट उनकी वैल्यू 0 ही आती है। ऑलमोस्ट क्या होता है, उनकी वैल्यू 0 ही आती है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी, मतलब
या तो किन्हीं दो रो के एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे या फिर किन्हीं दो कॉलम के एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे। यहां चेक करो देखो 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 3 24। तो C1 एंड C2 कॉलम के एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल हैं। देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर किन्हीं भी दो रो या फिर किन्हीं भी दो कॉलम के एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? तो ये थे भाई सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतने रखते हैं, जल्द ही कोई नया क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।